चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं कुशलगढ़ विधानसभा से। हमारे साथ हैं विनय सोनी सर। आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज पर। जैसा कि विधानसभा 2023 को लेकर कुशलगढ़ विधानसभा भी एक अपने आप में वर्चस्व रखती है और यहाँ से विधानसभा तक पहुंची रमीला खड़िया पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी तौर पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी निर्दलीय तौर पर, और राजस्थान की सरकार को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। ऐसे में इस बार जो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हो रहे हैं, तो यहाँ जो रमीला खड़िया कांग्रेस में इस बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या स्थिति रहेगी उनकी? यहाँ पर कौन सी पार्टी अपना मजबूत पक्ष रख रही है, इस संबंध में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, इसके बारे में एक बार बताएं। कुशलगढ़ विधानसभा से 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। जी उसमें 3 कैंडिडेट भारी उम्मीदवार है। तीनों में त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही है। जी जी। कौन कौन है तीनों, थोड़ा उनका नाम भी बताएं, कौन सी पार्टी से हैं? एक बीजेपी से है भीमाभाई डामोर, जी कांग्रेस से है रमीला जी खड़िया जी और बाप पार्टी से है राजेंद्र अमलिया। जी जी। तो अब जैसा कि आप बता रहे हैं, तीन पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बीटीपी से कोई चुनाव लड़ रहा है क्या यहाँ बीटी से? बीटीपी से देवचंद मावी है। जी, बीटीपी से भी है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवार भी होंगे यहाँ पर। आप हाँ, पार्टी का कोई अन्य है भी क्या? है। आम आदमी पार्टी से है विजय मेड़ा जी और निर्दलीय उम्मीदवार ओकार सिंह जी है। जी जी। तो टोटल 10 मतलब उम्मीदवार है। यहाँ पर हाँ कुल सर। मिला के 6-7 उम्मीदवार हैं। हाँ। तो अब जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, यहाँ से रमीला खड़िया जो है वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़कर विधानसभा तक पहुंची थी और राजस्थान सरकार को उन्होंने बचाया था मुसीबत की घड़ी में। अब इस विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, यहाँ से कौन जीत कर जाएगा? क्या आकलन करेंगे आप? आकलन क्या है? त्रिकोणीय श्रृंखला है। बाप पार्टी से जो खड़े हुए हैं राजेंद्र जी अमलियार, ये सज्जनगढ़ क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उस क्षेत्र में अधिकतर कांग्रेस वोटिंग होती है। उस जी कांग्रेस वोटिंग को इन्होंने अपने अंडर में करके पूरा त्रिकोणीय श्रृंखला में हाईएस्ट वोटिंग लाने की कोशिश करी कांग्रेस के, जी इन्होंने जी अपनी पार्टी के अंदर। तो जी। उससे क्या हुआ कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। बीजेपी को फायदा हो रहा है। भयंकर फायदा हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस बार क्या रहेगी वहां की स्थिति? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 5 से 6 हजार की लीड से निकलेगी। जैसा आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो उनके पास ऐसे क्या मुद्दे थे, किस मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ी है तो जनता उनको चुनाव जिता रही है? मुद्दे ये थे कि पहले जब भीमा भाई मंत्री रह चुके हैं, उनके टाइम पे पानी के लिए इन्होंने माही की योजना लाए थे, पेयजल की। उस जी योजना को रोक लगवा दी थी रमीला जी ने। जी जी वो योजना अभी तक लागू हुई नहीं है। जी। और दूसरा है कि रोड सभी खराब है। कुशलगढ़ में मतलब रोड के मुद्दों को लेकर रोड भीमा का भाई चुनाव लड़े। हर एरिया के रोड खराब है कुशलगढ़ जी। क्षेत्र के। तो ये एमपी और गुजरात की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र माना जाता है। और बिल्कुल। हाँ, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए हैं और जो जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने धरातल स्तर पर लागू की हैं, उनका क्या असर रहा वहां पर? कोई उनका असर भी तो होगा। रमीला खड़िया जबकि कांग्रेस की समर्थक रही हैं। कांग्रेस के प्रलोभन से जनता नहीं बेची है। यहाँ पे उन्होंने बहुत प्रलोभन दिया है, लेकिन उससे जनता ने विचार कर लिया इस बार परिवर्तन लाना है। जी। तो भारत आदिवासी पार्टी जो है चुनाव वो भी लड़ी है वहां पर, और वहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो क्या स्थिति, भारत आदिवासी पार्टी की क्या स्थिति है वहां पर? सेकेंड नंबर पे रहेगी सर। दूसरे नंबर पर? आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो दूसरे नंबर, पहले नंबर पर भी तो हो सकती है वो? क्योंकि हमारे एरिया में 258 पोलिंग बूथ है। जी 258 पोलिंग बूथ से हर पोलिंग बूथ पे इनका बंदा बैठा था, नगरीय जी क्षेत्र को छोड़ के। तो जी इन्होंने हर एरिया से वोट कवर किए हैं। जी जी। किसने कवर किए हैं? हाँ, किसने कवर किए हैं बोल रहे हैं आप? राजेंद्र जी अमलियार ने। उन्होंने अधिकतर 80% वोट कांग्रेस पार्टी के ही काटे हैं। कांग्रेस के वोट काटे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर क्या स्थिति आप बताना चाहते हैं, क्या रहेगी स्थिति कुल मिलाकर आप इसको? स्थिति ये रहेगी, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी।
राजेंद्र अमलियार सेकंड नंबर पे रहेंगे, रमीला जी थर्ड नंबर पे रहेंगे। चलिए, जैसा आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय रहेगी और सेकंड नंबर पे रमीला खड़िया या भारत आदिवासी राजेंद्र जी पार्टी, अमलियार, भारत राजेंद्र जी आदिवासी अमलियार, भारत बाप आदिवासी पार्टी पार्टी से। होता है, आप हाँ पार्टी, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी, ये बताना चाह रहे हैं आप। हाँ हाँ, ये बताना चाह रहे चलिए ठीक है, आप सागवाड़ा लाइव न्यूज से जुड़े और आपने जो जानकारी दी, ये तो 3 दिसंबर ही तय कर पाएगा। अभी कुछ कहना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आप, हैं। हाँ, ये आकलन है। ये आकलन है, आप वहाँ के स्थानीय हैं तो कुछ सोच समझ कर आप आकलन बता रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सोनी जी ने यहाँ पर आकलन किया है, वो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उन्होंने जो कुछ मतदाता का रूप देखा है उस हिसाब से उन्होंने आकलन किया है। लेकिन फिर भी जो 3 दिसंबर होगा वही तय करेगा कि कुशलगढ़ विधानसभा से कौन विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंचेगा और कुशलगढ़ क्षेत्र का विकास करने में अपनी भूमिका निभाएगा। और क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो ये थे विनय सोनी, जो कुशलगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी जो जानकारी साझा की। अब हम वागड़ तक न्यूज से जुड़ेंगे। हमारे साथ में एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी वागड़ तक पर जो राजेश सोनी इस वक्त हमारे साथ दोबारा से एक बार फिर से हम उन्हें लाइन पर ले रहे हैं। राजेश सोनी, सर नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? सुबह जैसा कि हमने आपको लाइन पर लिया था और बातचीत की थी, हमने चुनावी चर्चा की थी, चुनाव 2023 को लेकर काफी हमने चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा सटीक विश्लेषण के बारे में हम नहीं कर पाए, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी रहे थे हमारे और नेटवर्क इश्यू भी था। इस वक्त हम बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा अब बताएं कि जो जिस तरह से आप बता रहे थे कि हमारा एक मान लें ये जो बागीदोरा विधानसभा सीट एक हॉट सीट मानी जाती है बांसवाड़ा जिले की, तो एक बार हम बांसवाड़ा की बागीदोरा विधानसभा सीट पर चुनाव विश्लेषण करेंगे, जहां पर जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार वो अपनी साख बचाने में कामयाब होंगे या फिर यहां से कृष्णा कटारा भी चुनाव मैदान में है, बाप पार्टी भी चुनाव मैदान में है, कौन किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसके बारे में बताएं। हम सबसे पहले कुशलगढ़ की बात करते हैं। जी कुशलगढ़ बांसवाड़ा का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहद से सटा हुआ है जी और यह पहला ऐसा क्षेत्र है जो बांसवाड़ा में नगर पालिका क्षेत्र जो कहा जाता है जी। कुशलगढ़ में। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जनता दल का गढ़ रह चुका है ये कुशलगढ़। जनता दल, जो बिल्कुल। जनता दल तो यहाँ से काफी लंबे समय तक वहाँ के विधायक रहे फतेह सिंह जी, जो जी जनता दल से चुनकर आते थे। और उसके बाद में जो है वो कांग्रेस का कोई सीट नहीं खुली, वहां से एक भी खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन पिछले चुनाव में निर्दलीय रमीला खड़िया जो कांग्रेस को समर्थित कर रही थी, उसके पहले भाजपा का भी भीमा डामोर रहे यहाँ से। तो अब की बार जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों की प्रमुख टक्कर है यहाँ पर। तीसरा दल जो है वो भी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये चुनावी रण जो है 3 दिसंबर को इसका फैसला होना है। तो विधानसभा तक का सफर कौन तय करेगा ये तो 3 दिसंबर को होगा, लेकिन जनता किसके साथ है खास तो मानस ये देखना होगा हमको कि जनता का रुख कहाँ है। जी राजस्थान की गहलोत सरकार बचाने वाली आदिवासी महिला विधायक का जिक्र बार बार अशोक गहलोत कई बार कर चुके हैं। जी और यहाँ चुनावी सभा में भी ये जिक्र हुआ है, उसके पहले भी कई भाषणों में हुआ है। और गहलोत रमीला खड़िया को अपनी बहन भी मानते हैं। तो रमीला खड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी, वह भी अपने भाई की तरह गहलोत से बार बार अपना जो है क्षेत्र के विकास को लेकर कई बार अपनी मांगे उठा चुकी हैं। और एक मांग अभी हाल ही उन्होंने भी की थी कि जिला बनाने की मांग है कुशलगढ़ को। तो वहीं बागीदरा से जो है अशोक गहलोत को लेकर के वहां बागीदरा विधानसभा क्षेत्र को भी जिला बनाने की मांग अभी इस विधानसभा मतदान के दौरान उठी है।
कि हमें जिला चाहिए बागीधरा। तब ऐसे में बांसवाड़ा जिले के अगर 3 जिले बन जाते हैं तो क्या हाँ जनता जाएगी और किस तरह से समीकरण बैठेगा? क्या कांग्रेस की ये जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी? क्या जनता भी इनके साथ है? आखिर 1 जिले के 2 जिले कैसे फिर नए बनेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। हालाँकि ये तो चुनावी माहौल था और चुनाव में जो अपने-अपने जो वादे हैं और जो घोषणाएँ कर देते हैं, उसका जनता कहाँ तक उन नेताओं को साथ देती है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सत्ता किसकी होगी। कुशलगढ़ का सरताज कौन होगा? कुशलगढ़ से भीमा होगा या रमीला खड़िया या तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी? तो हालाँकि कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने जैसी मिलती है। मैं आपको एक बार और एक इंटरव्यू भी सुनाता हूँ आपको जो कांग्रेस के जो हैं अपने महेंद्र सिंह मालवीय ने दिया था। मतदान के दौरान मैं आपको रूबरू उनका एक वीडियो बताता हूँ आपको, देखिएगा तमाम के किस तरह से उन्होंने कहा था। हमारे तमाम दर्शकों को बताएं क्या रहा आपकी बार, कैसे किस रुझान के साथ में आपने मतदान किया है? क्या बहुत प्रसन्नता के साथ में मतदान किया है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये मतदान जल्दी से जल्दी शानदार तरीके से हो और जल्दी से जल्दी 3 तारीख आ जाए और हमारी गिनती हो जाए, रिजल्ट सामने आ जाए। पूरी राजस्थान विधानसभा की जो है सीटें 200 के लगभग, उनका भविष्य 3 दिसंबर को तय हो जाएगा फैसला। तो बागीधरा हॉट सीट कह रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरी राजस्थान की नजर आपकी ओर है। 200 में से गहलोत साहब की सीट के अलावा बागीधरा एक ऐसी सीट है जिसमें हंसते हंसते चुनाव में लड़ रहा हूँ और हंसते हंसते मैं चुनाव जीता हूँ। विपक्ष भी काफी आरोप लगा रहा है, इवन की पीएम तक भी आके कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगा गए। प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद के वो रहते हुए इन छोटी चीजों में मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं पड़ना चाहिए। ये स्टेट के चुनाव है, स्टेट को चुनाव को स्टेट के हिसाब से लड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी जब 2024 में लोकसभा होगा तब उनको अलग तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पर तो अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता का बल्ले बल्ले किया है और जैसा उन्होंने बल्ले बल्ले किया वैसा रिजल्ट भी बल्ले बल्ले आने वाला। उप मुख्यमंत्री की दावेदारी बता रहे हैं आपके लिए? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी और हमारे आला कमान तय करेंगे। जनजाति क्षेत्र से कद्दावर नेता है, तो लोगों की भी डिमांड है और भाषण में भी चर्चा हुई थी उप मुख्यमंत्री। जनता तो अपनी कोई भी डिमांड रखे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी बार इस चुनाव जीतने के बाद में आपकी? ये जो क्षेत्र है वो सूखा है, विशेष करके डांगर तलाई का क्षेत्र है, सदरगढ़ का क्षेत्र है, आनंदपुरी का कुछ हिस्सा है, बागीधरा का और इसी के लिए हमने 2,500 करोड़ की केनाल मंजूर की है। उस केनाल को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। उसके साथ ही महारी नदी की माही नहर की जो पानी जा रहा है वो केनालें टूटी उन केनाल को मरम्मत के लिए भी हमने 13 अरब रुपया। तो देखिए इन्होंने भी कहा है कि महेंद्र सिंह मालवीय ने कि अब की बार जो है वो 3 दिसंबर जो जल्दी आ जाए तो मतगणना हो जाए तो खुलासा हो जाए। तो मालवीय भी कह रहे हैं और जो पहली प्राथमिकता है कि जो माही की कैनाल है और जो पानी नहीं पहुंच रहा है जहाँ सूखा एरिया वहां तक पानी पहुंचाने की इनकी जो है वो एक मंशा है और मैं उन्होंने ये भी मैं यहाँ पर एक बार आपको रोकना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा अभी कि ये कुछ यहाँ पर सूखा क्षेत्र है और वहां पर माही कैनाल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से तो जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार की। 5 साल तक उनकी सरकार चली, तो अभी तक ये जो क्षेत्र बता रहे हैं अभी भी सूखा बता रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके शासनकाल में ये क्षेत्र सूखा ही रहा या उन्होंने यहाँ पर और कुछ भी कार्य किए हैं? देखिए, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल अभी ये सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मंत्री बीच में बने हैं कैबिनेट मंत्री और जल संसाधन बड़ा विभाग है और बड़ा विभाग मिला था और जो इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, वो उन्हीं डिपार्टमेंट से बड़े मंत्री थे राजस्थान सरकार में। तो उनके लिए बहुत बड़ा मामूली बात था कि यहाँ तक ये पानी पहुँचाए कैसे जाए? क्योंकि जो माही डैम की बात करें, कांग्रेस सरकार में माही डैम बना है, तो वो माही डैम का पानी जब गुजरात और जालौर जा सकता है, तो वहाँ के आस-पास के वाशिंदे अब भी क्यों प्यासे तरस रहे? क्यों सिंचाई के लिए अभी भी उनको जल संसाधन की ओर से पूरी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अम्बापुरा बेल्ट की बात करें जहाँ माही डैम बहुत पास है, वहाँ जनजातीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया का इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी पानी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। काफ़ी लोगों में यही मायूसी और नाराज़गी देखने मिल रही है। एक धनाकश्री ग्राम पंचायत की बात करें, जहाँ पर अभी हाल ही कुछ वोटर हैं, वो नाव में सवार होकर धनाकश्री मतदान केंद्र पर पहुंचे थे मतदान करने। तो ये जब चुनाव आते हैं तो मंत्री नेता जो हैं
वो अपने जनता के सामने होते हैं और वादे करके जाते हैं कि हम आपकी माँगे पूरी करेंगे, पुल बनाएँगे, सड़क बनाएँगे, आपके आवागमन की सुविधा करेंगे, वाहनों में जो है बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन यहाँ धाक के 3 पात जैसी बात होती है, धरातल पे कुछ भी नहीं दिखता है। उस समय मतदाताओं में काफ़ी आक्रोश होता है और वो अपना हथियार, जिसको हम कह सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व में वोट डालकर उसका शिकार करते हैं नेताओं का। ये शब्द इसलिए अपना रहा हूँ कि क्योंकि लोग कहते हैं कि अब हमारा समय है, आज का दिन हमारा है, अब इस नेता को ऊपर चढ़ाएँ या नीचे गिराएँ ये हमारे हाथ में है। तो ये उसी दिन उस हथियार का इस्तेमाल करते हैं जिसको वोट कहते हैं। वोट लोकतंत्र का महाउत्सव में इसका उपयोग होता है और नेता कौन जीतता है, कौन हारता है, उसका भाग्य सिर्फ़ जनता तय करती है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर माही डैम का पानी नहीं मिल पा रहा अभी भी, लोगों को ये बड़ी दुविधा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। एक मैं इसी तरह से आपको बताऊँ कि यहाँ पर बागीधरा विधानसभा सीट से कृष्णा कटारा भी हैं, जिन्होंने भी कहा था कि भई ये यहाँ पर जो बताऊँ मैं आपको किस तरह से मतदान की जीत की कामना कर रही है। देखिए मैं आपको एक बार इस वीडियो को बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कार्यकर्ताओं का। मैं कार्यकर्ताओं से ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने रात दिन इतनी मेहनत करी और एक-एक कार्यकर्ता ऐसा लगा कि सारी मेहनत उन्होंने लगा दी, दिन-रात मेहनत करी। मैं हर एक कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन कार्यकर्ताओं ने मदद करी है, उनको मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा होना चाहिए कि हमने जिस व्यक्ति के लिए मेहनत करी, उस वो हमारे लिए बहुत मतलब बढ़िया-सा मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि दिन-रात जब भी उनकी ज़रूरत हो, मैं रात को भी उनके लिए हाज़िर रहूँगी। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, इसके लिए आपको मजबूती से जो खड़े रहें, उसको लिए मैं बहुत-बहुत आप सबको धन्यवाद देती हूँ। सुख-दुख में आप 24 घंटे तैयार होंगे। बिल्कुल, सुख-दुख में जैसा भी हो, रात-दिन एक करके उन्होंने मेरी मदद करी है, तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मैं खड़ी रहूँगी। कहीं पे भी आधी रात को मुझे फ़ोन आ जाएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये थी कृष्णा कटारा जिन्होंने कहा सुख-दुख में मैं खड़ी रहूँगी 24 घंटे के लिए और उन्होंने खुशी भी जताई है कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जो मतदाता थे उन्होंने जो मुझे सहयोग किया, उस जनता का भी उन्होंने आभार जताया है। और यहाँ पर भी उन्होंने एक चैलेंज किया है कि अब की बार परिवर्तन है और जनता का मूड है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और परिवर्तन 3 दिसंबर को देखने मिलेगा। तो ये तस्वीरें थोड़ा-सा मैंने आपको शेयर की थोड़ा हैं ताकि हमारे तमाम वागड़ तक के और सागवाड़ा लाइव के तमाम दर्शक देख सकें कि यहाँ पर 3 जो पार्टियाँ हैं, 2 तो राष्ट्रीय पार्टियाँ, 1 लोकल पार्टी है। उन तीनों के बीच में किस तरह से चुनाव को लेकर संघर्ष हुआ है, जनता किसके साथ है, जनता का मूड क्या है, किसको अपने जो है वो सीट पर बिठाना चाहती हैं और विधानसभा तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये कुछ न कुछ यहाँ पर परिवर्तन अब की बार देखने को मिल रहा है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सरकार बचाने वाली रमीला खड़िया भी किसी से कम नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ जनता के बीच में उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किए हैं, 5 साल उनको मिले हैं जिसमें 2 साल उन्होंने भी कहा कोविड में मेरा समय निकल गया, तो बाकी कुछ समय बचा और जनता की सेवा उतनी नहीं कर पाई, फिर भी सीएम ने उनकी सभी घोषणाएँ और माँगों को पूरा किया है। उप जिला अस्पताल भी बनाया है, सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाए, ऐसे उनकी उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो कुछ न कुछ बेनिफिट यहाँ उनको भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा, मतदाता किस तरह से यहाँ पर रुझान है, क्या है यहाँ पर और रमीला खड़िया का भी मैं कुछ तस्वीरें बताता हूँ आपको चुनाव से पहले कि वो खुद भजन करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन भजन करते हुए नज़र आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो किस तरह से उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी और किस तरह से उत्साह दिखाया जा रहा है लोगों के बीच में। वहाँ के जो प्रत्याशी हैं भीमा डामोर, उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया आई, उस दौरान उन्होंने क्या कहा मैं वो तस्वीरें आपको शेयर करता हूँ। देखिए एक बार हमारे तमाम दर्शकों को दिखाते हैं कि भीमा डामोर जो भाजपा के स्थानीय वहाँ से कुशलगढ़ से प्रत्याशी हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, लोगों में काफी आक्रोश है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से राजस्थान के जनता के साथ में जो धोखा किया है, ये जनता पूरी आक्रोश है और अब की बात में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
सरकार बनने वाली है और 150 सीटें क्रॉस करेगी, ऐसा हमको लग रहा है। पूरे राजस्थान के माहौल को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी, पूरा भरोसा। तो देखिए ये 150 बहुत सीटों का बड़ी दावा कर रहे बहुत हैं। बहुत बड़ी इन्होंने बात कर दी कि 150 सीटें जो भाजपा के खाते में आ रही है। जी, जी। इन्होंने ये दावा किया है। अब देखने यहाँ वाली पर बात ये है कि 3 दिसंबर को क्या होगा। बाकी ये यहाँ तो पर अपने-अपने यहाँ पर अभी कुशलगढ़ से हमारे साथ विनय सोनी जुड़े थे। उन्होंने भी अपना जो मत रखा और प्रबल मत रखते हुए उन्होंने भीमा डामोर भाजपा से विजय होंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो क्या क्या कहना चाहेंगे अगर वहां से भाजपा के जो भीमा डामोर हैं, वो चुनाव लड़े हैं तो क्या क्या स्थिति उनकी, आपका आकलन क्या कहता है वहां का? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भीमा डामोर वहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस की प्रत्याशी रमीला खड़िया को भारी मतों से जीत भी मिली थी। तो अब की बार जो है एक परिवर्तन की लहर जो है वो दौड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य भी बोल रहे हैं और सरकार की गारंटी योजनाओं के काम भी बोल रहे हैं। और रमीला जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सरकार बचाने वाली, वो खुद धरातल पर जनता से रूबरू भी हुई है, काफ़ी लोगों से मिली है, मतदान के दौरान भी उनका काफ़ी फीडबैक अच्छा रहा है। तो वहाँ भीमा डामोर है, उनका भी अच्छा रहा है, दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी जगह सही है, लेकिन अब जनता का जो है मन वो किस तरफ है? क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी तरह जनजाति क्षेत्र है, ऐसे में जनता का रुख किस प्रत्याशी की तरह ये खुलकर नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर आखिरी समय में अपना जो है चुनावी भाषण करके रमीला के समर्थन में चुनावी सभा की है। तो वहाँ मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे ने भी चुनावी सभा की और जल संसाधन को लेकर भी बड़ी घोषणा करी है कि बीमा का जो पुराना काम बाकी है वो जल्द पूरा होगा, क्योंकि सरकार बदल गई तो वो काम पेंडिंग रह गया और वहीं वहीं रहा और कांग्रेस सरकार ने कुछ विकास कार्य नहीं करने का आरोप भी लगाया। तो अब जब दोनों में से कोई एक विधायक बनेगा तो यहाँ पर ये बात तो तय है, चाहे रमीला बनती है तो उसको मंत्री पद मिलेगा और भीमा डामोर बनता है तो भी उसे मंत्री पद यहाँ से मिलेगा। तो दोनों के लिए कुशलगढ़ विधानसभा सीट एक बहुत बड़ा तोहफा नजर होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को कुछ न कुछ हासिल होगा। देखिए, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल तो रहता ही है। तो यहाँ पर मैं बताऊं आपको, अगर सरकार बनती है भाजपा की तो भीमा के सरताज होगा कुछ न कुछ मंत्री पद, और कांग्रेस की रमीला खड़िया बनती है और राज्य में किसी और की सरकार होती है, सिर्फ एक विधायक पद ही हासिल रहेगा। क्योंकि ये भी एक देखना बड़ा लाज़मी होगा कि इस राज्य में सरकार किसकी बनती है और क्षेत्र में विधायक किसका होता है। अगर क्रॉस विधायक हो गया, तो नाम मात्र के विधायक बन के रहेंगे और सरकार के विधायक बने तो मंत्री पद ज़रूर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग है कि आखिर में ये मंत्री बनेंगे, तो सरकार भी राज्य में होगी तो ही मंत्री बनेंगे, नहीं तो एक नाम मात्र के विधायक रहेंगे, ये देखने वाला है। तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी की करें तो यहाँ पर ये सज्जनगढ़ ब्लॉक से जो पूर्व में एक साथी आए थे उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर इस सज्जनगढ़ ब्लॉक से काफ़ी जो है वोटर प्रभावित तो हुए हैं तीसरे मोर्चे से, और ये ब्लॉक एक पंचायत समिति क्षेत्र है सज्जनगढ़, और वहाँ के लोगों में भी भारत आदिवासी पार्टी ने काफ़ी कुछ दमखम दिखाया भी है मतदान को लेकर। तो कुल मिलाकर के कुशलगढ़ बेल्ट पूरा है एक तरह से, बहुत ही गजब के रोचक परिणाम देखने मिलेंगे, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे। जितेंद्र, एक बात बताऊं कि यहाँ पर लंबे समय से जब जनता दल का राज रहा तब किसी ने विकास कार्य को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार बैठी है 2014 से लेकर अब तक, इन 10 साल के अंदर जो विकास कार्य की बात करें तो काफी कुछ विकास हुआ है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की छड़ी शायद पहला पीएम है जिसके ऊपर लगे हैं इतने। और ये कंपटीशन इतना जबरदस्त हो गया देश के अंदर कि आखिर मोदी बैठा कैसे है सत्ता में 10 साल से लगातार। जब केंद्र की यूपीए की सरकार बैठती थी, तो उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भई कांग्रेस का यहाँ पर प्रधानमंत्री है, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के नेता हैं। मैं हालाँकि किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जनता की जो आवाज़ है वो बता रहा हूँ। मोदी के आने के बाद काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं और यहाँ पर कई तरह के जो एक कहते हैं कि अपने कहने नहीं चाहिए, लेकिन मतदान अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, लेकिन देश की गरिमा और सम्मान का द्योतक होता है एक पीएम, चाहे किसी भी पार्टी का हो। सम्मान हमारा फर्ज होता है देश के प्रत्येक नागरिक का, पीएम का सम्मान किया जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं, पूरे देश का पीएम होता है और देश का सर्वोच्च स्थान है, इसको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, चुनाव आते हैं और जाते हैं, वोटरों का किसी का प्रति लगाव हो, किसी के प्रति नहीं हो, किसी का पार्टी के प्रति रुझान हो, किसी का आम व्यक्ति से हो, तो वो अपनी-अपनी जगह है। लेकिन
जहाँ जिसको जो मान देना चाहिए वो मान होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस की सरकार ने भी कई तरह से योजनाएँ चलाई, नो डाउट। लेकिन बीजेपी का जब समय आया तो उन्होंने कुछ समय में जो 70 साल 65 साल कांग्रेस का राज रहा वो नहीं कर पाए, तो उन्होंने मोदी साहब ने अभी इतने समय में कर दिया। जैसे कि देश का एक ज्वलंत मुद्दा था राम मंदिर है, 370 धारा हटाना। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक अवार्ड कह सकते हैं देश के लिए और आम जनता के लिए। जनता इन 2 चीज़ों को देखकर काफ़ी प्रभावित हुई है और मोदी पक्ष की लहर में चली है, क्योंकि मंशा थी कि राम मंदिर जल्द बने और अभी योगी साहब ने भी कहा है कि सबके लिए निःशुल्क सेवा यात्रा है, वो राम मंदिर के दर्शन करिए। हाल ही में अभी यहाँ पर भी आए थे मोदी डूंगरपुर में, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि बहुत जल्दी ये अब नवंबर हो गया, किनारे पे खत्म है, तो यहाँ पर दर्शन की भी व्यवस्था की घोषणा कर दी है। तो देश के तमाम सनातनियों को राम मंदिर के दर्शन भी होंगे, रामलला के दर्शन होंगे, ये बहुत बड़ी सनातनियों के लिए सौगात है। उससे बड़ा और क्या चाहिए? तो धारा 370 हट करके वहाँ पत्थरबाजों का भी जो ताबिज किया है मोदी ने, वो शायद यूपीए सरकार नहीं कर पाई थी और कहा जाता है कि ये नेहरू जी के समय से ही 370 लगी थी। तो आखिर कांग्रेस इस चीज़ को चाहती तो कुछ ना कुछ समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं, मोदी फैक्टर को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा जो है सपोर्ट कह सकते हैं, वो उसी के लहर में चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अब की बार जो है सनातन हावी है, मुद्दे हावी हैं क्षेत्र में। हालाँकि विकास कार्य की बात करें तो रमीला ने भी कुछ विकास किए हैं, नहीं किए ऐसी बात नहीं, लेकिन जनता अब क्या चाहती है? भाजपा को चाहती है या कांग्रेस को? क्योंकि राज्य में सरकार जिसकी बैठेगी उसी का विधायक होगा ऐसा भी कहते हैं और ये कुशलगढ़ क्षेत्र बिल्कुल 2 सरहद से सटा हुआ है। यहाँ आज भी कई तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए नहीं है, एक माकूल इंतज़ाम होने चाहिए नहीं है, संसाधन की कमी है, यातायात आवागमन की काफ़ी दुविधा है। रोड की हालत भी बहुत खस्ता हालत है। अभी बांसवाड़ा से कुशलगढ़ जाने के लिए तांबेसरा सड़क जाओ या टिम्बेड़ा वाले दोनों सड़क खराब हो चुकी है। चाहे वो नया नाम की बना रही। कुशलगढ़ में इन्होंने अभी सड़कों की मुख्य समस्या बताई थी कि यहाँ पर विकास के नाम पर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं और सड़कों का कुछ भी रखरखाव नहीं हुआ, न नई सड़कें बन पाई हैं। तो यहाँ पर विधायक जो हैं रमीला खड़िया रही और विधायक रहने के बावजूद उन्होंने निर्दलीय तौर पर थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी किया था। तो क्या सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी, तो इसके बावजूद भी वहां पर कोई विकास के, सड़क के विकास के कार्य की ऐसी कोई योजनाएं वहां पर नहीं बनाई, धरातल स्तर पर वो योजनाएं लागू नहीं हुई, या क्या रहा जिसकी वजह से सड़कें अभी भी वहां पर टूटी हुई हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, तो मैं यही बता रहा हूँ भई रमीला खड़िया जब मुख्यमंत्री से बहुत करीब थे, उनको भाई और बहन का रिश्ता बताया जा रहा है। तो ऐसे में तो ये पहला फ़र्ज़ बनता था कि भई सड़कों की जो माँग है सबसे पहले पूरी कर दी जाए और काफ़ी फ़ायदा भी होता, जनता भी प्रभावित होती और लोगों को सुविधा मिलती आने-जाने के लिए। देखिए, आज मैं बताऊँ जिला अस्पताल जो बांसवाड़ा कहते हैं एमजी हॉस्पिटल, वहाँ तक आने और जाने में करीब 1.5 घंटा का सफ़र लगता है, चाहे एम्बुलेंस से आओ या किसी और वाहन से। क्यों सड़कों की हालत बहुत ही गंभीर और दयनीय स्थिति बन चुकी है। सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा हैं। चाहे वो सड़क निर्माण अभी हो रहा हो, फिर भी लिपापोती का ही काम दिखाई दे रहा है। लोगों में एक मतदान के दौरान ये भी मुद्दा देखने मिला कि सड़कों की हालत दुर्दशा है, जो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक नहीं कर पाई है। लेकिन वहाँ विधायक की बात करें तो उन्होंने भी कई तरह की घोषणाएँ और योजनाएँ बताई कि हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, तालाब बनाए, एनीकट बनाए, लोगों के हित के काम किए। तो ये आरोप-प्रत्यारोप की बात है, लेकिन मूल धरातल पर लोगों को आज भी गुस्सा है, आक्रोश है, कुछ न कुछ कमी नज़र आ रही है। तो वहाँ भीमा डामर को लेकर भी कुछ लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह इसलिए कि भाजपा खेमा बहुत ही सक्रिय दिखाई दिया अब की बार इस चुनावी मैदान में। हालाँकि किसी तरह का कोई आरोप-प्रत्यारोप तो अभी तक दोनों पक्ष में नहीं लगे हैं चुनावी माहौल को लेकर, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक-दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, कई बार वीडियो भी वायरल होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी सामने नहीं आई है इस चुनाव में। पूरे जिले की बात करें तो कुछ जगह जो है चुनाव के पहले की तस्वीरें अलग थी, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हुआ है यहाँ पर इस क्षेत्र में और सबसे ज़्यादा जो वोटिंग बम्पर वोटिंग हुई है कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई है, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ भारत आदिवासी पार्टी को लेकर जो लोग पलायन करते थे पहले, वो लोग इनको अभी सपोर्ट भी किया है, चाहे कांग्रेस को करो, भाजपा को करो या भारत आदिवासी को। कहीं न कहीं तीनों पार्टियों को मतदान में बढ़ोतरी हुई है, फायदा तो हुआ है। इसको इसको एक तरह से ये नहीं माना जा सकता है कि इधर जो कुशलगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई है और ये बम्पर वोटिंग और युवा जो मतदाता हैं वो भी काफी संख्या में जुड़े हैं, और ये अगर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ अगर इन्होंने रुख किया है, तो जिस तरह से अभी विनय सोनी बता रहे थे कि दूसरे नंबर पर भारत आदिवासी पार्टी रहेगी, और अगर इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है और युवा मतदाता ज्यादा हैं और उन्होंने अगर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ मतदान किया है, तो क्या भारत आदिवासी पार्टी जीत सकती है यहाँ से?
देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम होना है, उसके पहले कोई घोषणा करना या मेरे द्वारा बोलना एक अतिशयोक्ति होगी, जल्दबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि जनता ने जो मन और मंशा के साथ मतदान किया है, लोकतंत्र में अपना मत डाला है, पर्व मनाया है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं, ना ही मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ। लेकिन जो जनता का रुख है, मानना है, उनके विचार है, मन की बात है, जो उनको मन टटोला है, तो उसमें एक ही बात समीकरण निकल के आ रही है। 2 बड़ी कहीं पर भी देखा जाए, ये अपने कुशलगढ़ की बात नहीं है, पूरे राजस्थान हो या भारतवर्ष हो, कहीं पर भी जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं, उनका महत्व ज़्यादा होता है। और लोकल जो स्थानीय पार्टी होती है, उसका महत्व अपनी जगह कम होता है। हालाँकि बीटीपी, मैं भारत ट्राइबल पार्टी की बात करूँ तो ये अपने जो 2 विधायक जीते थे, वो इसी मंशा और मकसद से जीते थे कि हमारा यहाँ क्षेत्र का विकास हो, हमारी जो माँगे हैं, उसको विधानसभा में उठाई जाएँ और पूरी की जाए। इसमें प्रमुखता थी, एक भील प्रदेश की माँग थी, एक आरक्षण का मुद्दा था, जल जमीन जंगल की माँग थी, कुछ और भी माँगे थी। तो इनके 2 विधायक, मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये प्रश्न, उनके 2 विधायक पूरी नहीं कर पा रहे थे। बीटीपी छोड़ करके इन्होंने कांग्रेस को समर्थन कर दिया और कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए थे इन विधायकों ने, और कांग्रेस के पाले में ही बैठे रहे। क्या उनको ये कमी खल की खली नहीं क्या? इस जनता को भी समझना चाहिए, युवाओं को भी समझना चाहिए कि भई जब हमारे 2 विधायक थे, हमारे मन की बात पूरी बताने के लिए और केंद्र राज्य सरकार तक भेजने के लिए और पूरी बातें करने के लिए और घोषणाएँ कराने के लिए दोनों को जिता के भेजे। लेकिन दोनों तो उनकी गोद में जाके बैठ गए। उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी तो उनको भी मतदान नहीं किया। क्या वो कौन-सी जाति से थी? जनजाति से थी। देश का गौरव है, आज वो सम्मानजनक पद पे बैठी हैं। तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक जनजाति क्षेत्र से महिला पहली बार राष्ट्रपति बनी है, और वो भी भाजपा सरकार की बदौलत बनी है। यूपीए की सरकार में अब देखिए कहीं इस तरह से कोई माहौल देखने नहीं मिला था। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो पिछला चित्रण है मैं वही दोहरा रहा हूँ। तो मोदी ने जो काम किए हैं तारीफ़ काबिल हैं, योजनाएँ भी तारीफ़ काबिल हैं, कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के जो काम किए हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और आवश्यकता आवश्यकता की ही जननी है। ये 2 चीज़ें सब जगह सामने आती हैं, तो देखने मिलता है। तो हालाँकि परिवर्तन अब की बार जनता चाहती है, रुख बना लिया है। बाकी कुशलगढ़ विधानसभा सीट न अभी टक्कर में चल रही है, रमीला आगे बढ़त में दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से यहाँ पर जो है दोनों पक्ष अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं, समर्थकों में भी उत्साह है, अपने-अपने समीकरण बिठा रहे हैं, कोई गाँव से आंकड़े बिठा रहा है, तो कोई कस्बे के आंकड़े बिठा रहा है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जो है वो जीत के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार और यहाँ पर कुशलगढ़ बेल्ट से जो सरपंच संघ के नेता रहे, ऐसा भी कहते हैं, राकेश वड़खिया, जिनका वसुंधरा आई उस दौरान उन्होंने भाषण किया था, और उसकी भी कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। ये उस दौरान की तस्वीरें जब वसुंधरा राजे आई थी कुशलगढ़ में आखिरी बार इस मतदान के पहले। जी, जी। देखिए पूरी तस्वीरें थोड़ा सुनिए, मैं आपको भाषण भी सुनाता हूँ उनका। काफ़ी भीड़ थी उस दौरान यहाँ पर, ये आप ताज़ा तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है उस दौरान की। बाकी एक मैं और बताऊँ, ये राकेश वड़खिया हैं जिन्होंने घोषणा की थी, देखिए। आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार देखिए। आवाज़ सही नहीं आ रही है। अ, हाँ, तो ये कुछ थे, इन्होंने भी अपनी-अपनी जो है घोषणाएँ की थी और बातें करी थी कि भई यहाँ पर अब की बार परिवर्तन होना चाहिए। जी। कुछ नेताओं ने मंच से भी भाषण किया था कि परिवर्तन होना चाहिए। हालाँकि उस दौरान भी काफ़ी भीड़ थी, और रमीला के जब अशोक गहलोत आए उस दौरान भी पूरा मैदान खचाखच था। तो भीड़ से आंकलन किया जाए तो रमीला जो विधायक हैं वर्तमान, उनका दबदबा ज़्यादा दिखाई दिया था, और भीमा डामोर की उतनी भीड़ भी नहीं हो पाई थी। बाकी लोग अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों पक्ष से अपने-अपने जीत के दावे दिखाई दे रहे हैं अभी। लेकिन साफ तस्वीर 3 दिसंबर को होगी, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसके सर सरताज होगा, 3 दिसंबर को सामने आ जाएगी तस्वीर। जितेंद्र। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 3 दिसंबर ही तय कर पाएगा, हालाँकि अभी हम सिर्फ़ आकलन कर सकते हैं। जनता का जो मन, जनता का जो रुख था उसको हम अ, अपने शब्दों में बयाँ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गढ़ी विधानसभा क्षेत्र की, जितेंद्र, जहाँ मैं
मैं एक बात और बताऊं, जिस दिन मतदान था उससे पूर्व रमीला का कुशलगढ़ में रोड शो था। उस दौरान भी उन्होंने जनता से अपील की थी। ये मतदान के पहले की ताजा तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखाएं, कई बार कहीं देखे भी नहीं होंगी, और उनका क्या कहना था एक बार मैं तमाम दर्शकों को सुनाता हूं, देखिए एक बार ये तस्वीरें। फिर मौका दो, एक बार फिर मौका दो, नहीं मिला, मुझे 6 ज्यादा समय महीने नहीं तो मिला। मुझे सीखने में लग गए, माला पहनने में लग गए, पंचायत राज के चुनाव आ गए, एमपी के चुनाव आ गए, और 2 साल के आ गए कि राज्य कहाँ जा रहे हो, सरपंच साहब धीरे धीरे बैठ जाओ। जिस तरह से तो ओनली 2 साल मिले, और 2 साल के काम जो आवाज किया है, नहीं आ रही है इतनी साफ, लेकिन हमारे इतना कुशलगढ़ सुनाई दे विधानसभा रहा है कि एक बार क्षेत्र में फिर इन्होंने से। खुद ने भी, रमीला जी ने कहा कि मुझे ज्यादा समय नहीं मिला विकास कार्य में, 2 साल ही मिले हैं, बाकी कोविड में समय निकल गया। तो जी, इनकी भी मंशा साफ है, इन्होंने भी मतदाताओं से कहा था कि भाई जो समय है ये वो बहुत कम एक है। वीडियो, इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये कुछ लोगों को कसम खिलाकर भी मतदान करने के लिए बोलती हुई नजर आई थी। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी चीजें जायज होती हैं, मतदान के दौरान हो या बाद में हो। तो यहाँ पर ये जो सनातन की बात अभी आपने दोहराई है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने में कोई वो नहीं है, लेकिन किसी ने इस चीज को लेकर आपत्ति नहीं जताई थी। जी, रमीला के जो ये वीडियो महादेव मंदिर वाला कोई जिक्र कर रहे हैं आप, मंदिर का वीडियो, जी, तो जी, काफी बिल्कुल। सुर्खियों में भी रहा था। लेकिन मतदाताओं में खुशी तो है कि कहीं ना कहीं रमीला के समर्थक हैं, और उन्होंने यही कहा था कि भाई आप हमारे समपक्ष में मतदान करें। ये कोई वो वीडियो उतना कोई माहौल खराब करने की स्थिति में नहीं था, अपने ही लोगों का था, उनके लोगों का अपना ये मानना है उनका कि भाई हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग हैं और आस्था रखते हैं, मंदिरों में भी आस्था रखते हैं, तो उनका महादेव के प्रति भी आस्था है। तो उस दिन शायद मनसा चौथ जैसा कोई कार्यक्रम था, तो उस दौरान के वीडियो है ऐसा कुछ बताया जा रहा था। बाकी किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई इस वीडियो को लेकर, कहीं कोई जिक्र नहीं इसका। जी। अब हम बात करते हैं गढ़ी विधानसभा क्षेत्र की, जो काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। गढ़ी विधानसभा का जिक्र शायद हमने अच्छे से नहीं किया है अभी तक। यहाँ पर भी मुकाबला थोड़ा सा कड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए गढ़ी विधानसभा सीट पे पिछले टाइम भी भाजपा का कब्जा रहा है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी शंकरलाल चरपोटा हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको टिकट दिया है। तो अभी उनकी जो है सीट खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व विधायक कांता भील का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था झापट मारने का। तो उससे कांग्रेस की जो सीट है वो गर्त में चली गई, डूब क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो ये तस्वीरें काफी अलग ही थी यहाँ पर। उस दौरान बहुत कुछ सुनने देखने को भी मिला है। तो यहाँ अब की बार जो भाजपा की जो है सीट वो आगे बढ़त में दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जो है वो पीछे है। और तीसरा जो है बाप मांगीलाल वहां पर है, मणिलाल नाम है उनका, जो भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी है। वो अभी वहां पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों का बड़ा वजूद है। आपने जैसा कि अभी बताया कि कांता बिल, यही नाम लिया था आपने, हम्म। कांग्रेस से, जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद उनके जो मतदाता हैं कांग्रेस से नाराज हुए, ऐसा लग रहा है आपने जैसा बताया। तो जिस तरह से ट्राइबल बेल्ट है और जो आदिवासी परिवार के लोग हैं जो कांग्रेस में थे, क्या वो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ नहीं जुड़ सकते? क्या उनका मतदान भारत आदिवासी पार्टी में नहीं हुआ होगा? क्या बीजेपी में ही हुआ होगा उनका? देखिए यहाँ पर मतदान की बात अपन खुलकर नहीं बता सकते हैं कि ना ही अपन ने किसी का मतदान देखा है, गोपनीय मतदान की मैं प्रणाली है। मैं मैं आपकी बात मैं समझ गया हूँ। मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि जो आदिवासी परिवार के लोग हैं, जब उनके सामने एक ऑप्शन आता है कि उनकी अपनी एक पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नाराज होते हैं। और फिर उनके सामने एक ऑप्शन भी है कि अपनी खुद की पार्टी है, तो क्या उसमें कन्वर्ट नहीं हुए होंगे वो जो कांग्रेस में थे? ये कहना चाह रहा हूं मैं। बिना कुछ कहे ये चीज तो लाजमी है, इसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कहीं परिवार का कोई सदस्य नाराज होता है, दूसरी तरफ झुकाव होता है और बाद में वापस आके विलय होता है, तो कभी कुछ समय के लिए नाराजगी जरूर होती है कि भाई हमारा आत्मा था और नाराज हो गया किसी बात को लेकर के। तो वो चीज यहाँ पर भी देखने मिलती है। लेकिन हम हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं, अपने से ज्यादा
मतदाता हैं, मतदान सरकार बनाते हैं, हम तो सिर्फ लोगों को बताते हैं पत्रकार कर है तो या जनता का क्या रूख है, क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मतदाता बहुत जागरूक हैं और अब की बार मतदाताओं की जागरूकता की तस्वीरें भी मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रही थी कि जो है सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें लगी रही थी। महिला हो या पुरुष लंबी-लंबी देर रात तक मतदान चले हैं। तो ये लाइन और कतार देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मतदाता कितने जागरूक थे। इसमें कोई जी, अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, ठीक है, तो 19-20 फ़र्क तो होगा, कहीं न कहीं कोई नाराज़गी होती है तो दूसरे पक्ष का खेमा मज़बूत होता है, तो वहाँ वो पक्ष भी खुश होता है कि चलो अब मेरे पाले में बॉल आई है तो मुझे भी कुछ अच्छा लग रहा है। तो 19-20 फ़र्क तो पड़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको भी वहाँ पर कुछ फ़ायदा हुआ होगा। कुछ न कुछ तो हुआ है दोनों में, तीनों में से मिल कर के। बाकी यहाँ पर जो है मैं एज बताऊँ तो बीजेपी की ज़्यादा है यहाँ पर। बाकी अभी कांग्रेस धराशायी पर फुट बैक पर दिखाई दी। जी, जी। तो क्या माने यहाँ पर जो गढ़ी विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी बढ़त में है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जी, और जी, बढ़त में है। हालाँकि वो तो 3 दिसंबर को ही होगा, ये जनता का रुझान है। मैं तय तो वही बांसवाड़ा और करेगा ना। बागीदरा की मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ बांसवाड़ा और बागीदोरा का, क्योंकि यहाँ पर 2 मंत्री हैं राजस्थान सरकार के और दोनों बहुत ही मायना रखते हैं। लेकिन जी, सबसे ज़्यादा खतरा बांसवाड़ा सीट पे मंडराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा सीट से मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर जो चुनावी सभा के दौरान भाजपा का बूथ कोई कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान बांसवाड़ा से पंचायत समिति प्रधान जो हैं बलवीर रावत, उन्होंने टीएडी मंत्री को लेकर क्या कहा? देखिए यहाँ चुनाव प्रचार को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप तो लगे थे। मंत्री कह रहा है कि मैं आपके लिए ये घोषणा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन जो बांसवाड़ा पंचायत समिति प्रधान है, उनका कहना है कि प्रधान तो मैं हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं ही बजट जारी करता हूँ, तो फिर मंत्री का इसमें क्या रोल है? जी, मंत्री तो कुछ नहीं कर सकता। उनका बेटा जो है वो उप जिला प्रमुख है, वो भी कह रहे हैं कि मैं ही आपको ये काम दिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उनका क्या रोल है इसमें? प्रधान जो कर सकता है वो उप जिला प्रमुख का हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं ये तस्वीरें आपको दिखाता हूँ हमारे तमाम दर्शकों को 2 मिनट के लिए कि भई किस तरह से वो लोग क्या अपना-अपना बयानबाज़ी कर रहे थे और प्रधान ने क्या कहा था। सुनिए, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। माताओं को मोबाइल नहीं मिल रहा है, उनके बीच में आप जाओ और कह दो कि मोबाइल सबसे बड़ा चीज है और सबसे बड़ा कारण ये है और बीजेपी को फ्लश कर जाएगा। आज विषय आज के समय में देख लिया होगा आपने साथियों, यहाँ का जो मंत्री जितिन बामणिया है वो बिना काम के बिना टेंशन के जहाँ देखो यहाँ पीड़ा काट रहा है मैं ये कर दूं, उसका बेटा विकास बामणिया साथ ही मैं काम करा दूं, मैं आपका ये करा दूं, साला पंचायत समिति का प्रधान हम है, हमारे से करोड़ रुपए का साइन होते हैं, कैसे काम टेंशन होता है ये हमें पता है। और वो जिला प्रमुख है, उप जिला प्रमुख है ना, वो काम टेंशन का करते वो लोगों को गुमराह करे तो मैं तुम्हारा काम 7 दिन में टेंशन करके दे दूंगा, आप तो मेरे पास मेरे कॉम्प्लेक्स में आ जाओ। ऐसा कुछ संभव नहीं है। उनकी बातों में वो लोगों को लालच देते हम वहां बांध देंगे, आपका रोड करा देंगे, आपको सुविधा पे लगा दे, कुछ होना नहीं है। युवाओं को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और आने वाला जो समय है 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भाजपा विधान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसी बात के साथ मेरी बात देखिए, इन्होंने भी एक बड़ा दावा कर दिया है कि 2 महीने बाद हमारी सरकार है, तो 2 महीने पहले का एक वीडियो था जो सुर्खियाँ बटोर रहा था, मंत्री को लेकर के इन्होंने भी खुला चैलेंज कर दिया था कि मंत्री क्या हैं और उनका पुत्र विकास क्या है। कई बार ये मतदान में तस्वीरें उठी है कि मंत्री बामणिया ने तो सिर्फ़ उसके बेटे विकास का ही विकास किया है। तो कहीं नाम के नाम से वोट हुए हैं, तो कहीं आरोप-प्रत्यारोप भी लगे हैं, लेकिन ये मंत्री के नाम से जो छवि खराब हुई है, वो इस चुनाव में चैलेंजिंग सामने होगा। क्योंकि कहीं न कहीं इसका खमियाज़ा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और ये सीट बहुत खतरे में दिखाई दे रही है। जहाँ पर जो अच्छी उम्मीद थी लोगों को, वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जी, जी, नाराज़गी के सुर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जी, किसी भी तरह से ये सीट खतरे में है पूरी तरह से। कोई ख़ास यहाँ पर रिज़ल्ट रुझान देखने नहीं मिल रहा। हालाँकि 3 दिसंबर को ये तो सामने आएगा कि क्या है सही और क्या सही मायने में नहीं है। क्योंकि जी, जनता के मन की बात बहुत ही अलग होती है, कहती क्या है, करती क्या है। जी, जी, मतदान है, गोपनीय होते हैं और कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं है। लोकतंत्र का महाउत्सव में काफ़ी खुशियाँ भी देखने को मिली हैं। तो अब जो है तस्वीर साफ हो गई। आज कई टीवी चैनल्स पर भी रुझान जो है सामने इनका जो पोल एग्ज़िट पोल है दिखाए गए हैं, जिसमें 108 से 120 जो सीटें बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है कहीं, तो कहीं 90 से 95 कांग्रेस की सीटें दिखाई दे रही है। इस तरह से वो एग्ज़िट पोल भी सामने आ रहे हैं। फलौदी का सट्टा बाज़ार भी अब जो है बीजेपी की बढ़त बता रहा है।
तो यहाँ तीसरा मोर्चा जो है कोई दोहराई नहीं है कि वोट बैंक बिगाड़ेगा। कहीं न कहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान तो इनके द्वारा हुआ है तीसरे मोर्चे से, लेकिन फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फायदा दिखाई दे रहा है वो डूंगरपुर जिले की कहीं एक आध सीट पे नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्षेत्र ज्यादा है वहां पर, और लोगों की जो मूल गणित है, और बीटीपी और बाप का उत्थान भी डूंगरपुर से ही हुआ है। यहाँ इस क्षेत्र से बाप का कोई लेना देना नहीं है, बीटीपी का नहीं है। बीटीपी का जो बात करें, यहाँ से प्रत्याशी ने भी वक्त पर लास्ट में जाके जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस को समर्थन कर दिया। तो बीटीपी कहीं यहाँ दम नहीं दिखाई देती, पूरी तरह धराशायी हो गई है। बाप के जो युवा हैं वो इसमें सहयोग जरूर दिखाई दे रहा है उनका, कि बाकी कुछ नहीं है। यहाँ आदर्श मीना करके एक हमारे कोई है दर्शक जो जिन्होंने कहा है कि पत्रकारों की ज्यादा तारीफ नहीं करे क्योंकि वो तो बीजेपी की तरह रुझान कर रही है। ये मेरा नहीं है आंकड़ा भाई, ये तो जो जनता कह रही है, जो जनता का समीकरण है, लोगों का आपका अपना समीकरण है, ये बता रहा हूँ मैं। तो आप पार्टी के जरूर हैं, बाप पार्टी के आदर्श मीना जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी की तारीफ जरूर करेंगे, आप अपने प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, मुझे इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, आपकी आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हुई है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आ रही आवाज, आ रही। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी देख रहा हूँ काफी दर्शक हमारे जो हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की काफी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो बांसवाड़ा के आंकड़े हैं वो हमें राजेश सोनी बता रहे हैं। अब जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति, वो मतदान के वक्त की स्थिति है, और मतदाता किस तरफ गया है वो उसके मन में हम जाकर तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन एक नब्ज टटोलने की जो कोशिश की है वो है, और वही आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस तरह से अभी आपने डूंगरपुर का जिक्र किया, तो डूंगरपुर के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि जो आपने बताया कि डूंगरपुर में बीटीपी, जो भारत आदिवासी पार्टी और बीटीपी, इसका जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। और यहाँ जिस तरह से बीटीपी की शुरुआत हुई, उसके बाद में जो अभी हाल फिलहाल में भारत आदिवासी पार्टी नई पार्टी के रूप में जो आई, तो कहीं ना कहीं बीटीपी का जो असर था वो कम हुआ, वो एक तरह से भारत आदिवासी पार्टी में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो 4 विधानसभा सीट जो यहाँ की है, डूंगरपुर, चौरासी, हासपुर और सागवाड़ा, तो यहाँ सागवाड़ा से ही भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है। जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस वक्त यहाँ पर ये मोहनलाल जो चुनाव लड़ रहे हैं, मोहनलाल रोत, वर्धा से हैं वो, और वो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सागवाड़ा से ही है वो, भारत आदिवासी पार्टी का उदय भी सागवाड़ा से ही माने। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सागवाड़ा की स्थिति है, जो सागवाड़ा में कौन सागवाड़ा का विधायक रहेगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की स्थिति इतना साफ तौर पर हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके बावजूद जहां तक जो जनता का रुख है, जनता ने जो अपना मत जाहिर किया है, अपना रुख जाहिर किया, जो जनता की नब्ज टोटली, तो जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलड़ा थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अभी इतना फैक्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि ये 3 दिसंबर तय करेगा। हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ से जीत कर जाए, या भारतीय जनता पार्टी भी जीत कर जाए। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव शायद नहीं जीत पाएगी। ये दो जो हैं, भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, शंकरलाल डेचा और मोहनलाल रोत, इनका आपस में कड़ा मुकाबला यहाँ से देखने को मिलेगा। इन दोनों में से ही एक निर्णायक होगा कौन जीतेगा। जहां तक 84 की बात करें, तो ये तो आपको भी पता है, 84 से मैं एक बार सागवाड़ा की बात कर लूं। सागवाड़ा से बीटीपी के विधायक रहे थे रामप्रसाद डिंडोर पिछले बार, और शंकरलाल डेचा यहाँ पर काफी कम मतों से हारे थे, और उनका जो खेल बिगाड़ा था वो बागी तौर पर, जो अनीता कटारा भारतीय जनता पार्टी से बागी हुई थी, उनको टिकट नहीं मिला था। मैं जितेंद्र मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। हमारे जो है वहां पर एक दर्शक हैं जो मैसेज कर रहे हैं, आदर्श मीना है,
वो जी। उनकी मांग है कि मुझसे संपर्क करो, मैं आपको डिबेट में भाग लेना चाहता हूँ। तो उनको कहना चाहता हूँ कि नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, आप वीडियो कॉल करके इसमें भाग ले सकते हैं, आपकी भी मंशा रख सकते हैं। हमें बाप पार्टी से भी कोई तकलीफ नहीं है, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से। हम तीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी एक पक्ष की बात नहीं है, लेकिन नहीं, जनता का रुख बता रहे हैं। जी मैं मैं उनको बताना चाहूंगा। आदर्श मीना जी, आप एक बार मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, हम आपको ले लेंगे। आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको ले लेंगे डिबेट पे। आप भी अपनी राय रखें, बिल्कुल खुला मंच है ये। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, 8209335497। एक बार रिपीट करता हूँ, 8209335497। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको लाइन पे ले लूंगा, और आप भी डिबेट में भाग ले सकते हैं। आप अपनी राय जरूर रखिए, ठीक है। अब मैं बढ़ूं आगे, राजेश बिल्कुल। जी। 84 की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले सागवाड़ा की मैं जो आप बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि सागवाड़ा में जो विधायक थे रामप्रसाद डिंडोर, इस बार यहाँ से ये जो बीटीपी से चुनाव, तो वो लड़े नहीं है बीटीपी से, तो यहाँ मोहनलाल डिंडोर को टिकट मिला है, और मोहनलाल रोत जो है वो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिछला चुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी के शंकरलाल डेचा अपने सीट को गंवा बैठे थे, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया। अनीता कटारा बागी तौर पर उनका रोड़ा अटका, उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया था उन्होंने। नहीं तो पिछली बार भी यहाँ से शंकरलाल डेचा जीत सकते थे। अब बात करूं मैं 84 विधानसभा की, तो 84 विधानसभा आपको पता ही है। वहां पर राजकुमार रोत जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और इस बार फिर से भारत आदिवासी पार्टी से, पिछली बार बीटीपी से चुनाव लड़े थे और विधायक थे, इस बार भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पर 3-4 दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। आपको बता दूं, यहाँ पर महेंद्र बरजोड़ जो कांग्रेस से, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो बागी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, जिनको आप जानते ही हैं, एआईसीसी के सदस्य भी हैं और काफी वर्चस्व रखते हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और उनको टिकट कांग्रेस ने दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी से सुशील कटारा, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं। और इधर राजकुमार रोत, जो विधानसभा में एक बार तो जाकर आई हैं, इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर 4 दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। देखिए अब जितेंद्र, मैं यहाँ आपकी बात रोक रहा हूँ। जितेंद्र, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। ये 4 जो दावेदार बताए आपकी, उनकी प्रतिष्ठा दाव पे, जिसमें एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पूर्व सांसद अपने ताराचंद भगोरा। जी, उनको अब की बार यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़वा करके उनको बिल्कुल एक तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया कांग्रेस की सोच, अगर लंबी सोच देखे तो। क्योंकि देखिए अभी कुछ ही 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा सीट एक है और लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस के पास एक जो बारी थी, वो थी अपने ताराचंद भगोरा, एक चेहरा था सांसद के बिल्कुल, लिए। ठीक बिल्कुल। है। तो यहाँ से कांग्रेस का वो हो गया। डूंगरपुर जिले से अब की बारी है बांसवाड़ा जिले की, कि यहाँ से जी, प्रत्याशी किसको उतारा जाए। नंबर है, हालांकि एक परिपाटी पर चली आ रही है, एक बार डूंगरपुर और एक बार बांसवाड़ा। तो अब की बारी थी बांसवाड़ा की। पहले डूंगरपुर से कनकमल कटारा जो है सांसद बन चुके हैं, तो अब की बारी बांसवाड़ी। तो कांग्रेस जी। के पास कोई सांसद का चेहरा नहीं है। देखिए ये जो चेहरा था उसको दाव पे लगा दिया विधायक चुनाव पे, ऊपर से नीचे उतार के इनको चौपट कर दिया। कांग्रेस की अगर ये सोच। चुनाव हार जाते हैं हाँ, तो अब देखिए वाकई में, आगे मैं बताऊं। बांसवाड़ा से जो सांसद का चेहरा था धन सिंह रावत, ठीक जी, है, उसको भी यहाँ से टिकट दे करके, यहाँ से भाजपा और कांग्रेस ने, दोनों ने अपने जो चेहरे थे लोकसभा चुनाव के सामने खड़े होने के लिए 6 महीने बाद, उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। अब इसके जी। पीछे लोग ये समीकरण मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लोगों का मानना था। मतदान के दौरान ये चीजें सामने आई, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारे वागड़ तक और सागवाड़ा लाइव के दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि इस कांग्रेस की सोच कितनी लंबी है। देखिए उन्होंने क्या सोचा। कांग्रेस के जो यहाँ कद्दावर नेता हैं महेंद्र सिंह मालविया, उनकी पत्नी जिला प्रमुख हैं रेशम मालविया, जो पहले भी सांसद के चुनाव लड़ चुकी हैं और कुछ वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब की बार सीडब्ल्यूसी सदस्य उनके पति महेंद्र सिंह मालविया, उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई भी एमपी चुनाव के लिए चेहरा नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की अभी से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि जी। कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं और बीजेपी में नहीं है, तो अब जो है हल्का चेहरा बीजेपी को मिलेगा और मजबूत दावेदार का चेहरा है रेशम मालविया। ये तस्वीरें मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि चेहरा कौन होगा। क्योंकि पहले से भविष्यवाणी बता रहे हैं हम, दर्शकों की जो सुनी हुई जुबानी है वो बता रहे हैं
कि किस तरह से मैं भारत आदिवासी पार्टी कहीं नाराज ना हो जाए कि अब कांग्रेस के खेमे की पत्रकार बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो मतदान के दौरान सामने आई थी और साफ तस्वीरें कि किस तरह से ये कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति अपनाई है। लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ ही किसी को पता भी नहीं था कि दोनों के ओर से कौन प्रत्याशी होंगे, क्या होंगे। हालांकि अभी तो चुनाव में 6 महीने उसके पहले दोनों पक्ष किस किस को अपने टिकट जारी करती है, क्या है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जितेंद्र, 84 विधानसभा सीट पर जो 4 दिग्गज बता रहे हैं, 4 दिग्गज में पहले बीटीपी का कब्जा रहा था इस सीट पर। जी जी और वहां पर क्या विकास कार्य हुए, तमाम हमारे बाप पार्टी के प्रत्याशियों को बताएं, अपने लोगों को बताएं और कांग्रेस के भी बताएं कि किस तरह से विकास कार्य हुए थे वहां पर और आखिर बाप की जरूरत क्यों पड़ी, बीटीपी से क्यों पूरा नहीं हुआ क्या। हालांकि कोई दर्शक बुरा नहीं माने इस चीज को लेकर, ये मेरा तीखा सवाल है कि आखिर उन्होंने जो विकास कार्य करे क्या कमी रही या कोई और भी मामले रहे तो जो तीसरा मोर्चा खड़ा करना पड़ा, आखिर वजह क्या रही, ये थोड़ी तस्वीर हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ये इनके जो बीटीपी से बीएपी नई पार्टी क्यों बनाना पड़ा, ये भारत आदिवासी पार्टी या बीटीपी का मुद्दा नहीं है। ये इनके आदिवासी परिवार का मुद्दा है। ये इनका अंदरूनी मुद्दा है कि इन्होंने जो पार्टी, वैसे देखा जाए तो बीटीपी और बीएपी में ज्यादा अंतर नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी बात एक ही है, लेकिन उनके पार्टी बदलने का मकसद जो है वो भारत जो आदिवासी परिवार है उनका अंदरूनी मुद्दा है। उन्हें कहीं ना कहीं बीटीपी के जो आला कमान थे उनकी व्यवस्था जो थी उस व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे और उस व्यवस्था को लेकर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का नई पार्टी का चयन किया और वो सारे के सारे लोग इधर कन्वर्ट हुए। जो बीटीपी के पहले जो पार्टी थी उस विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग थे वो बीटीपी में रहे और भारत आदिवासी पार्टी जो भारत आदिवासी परिवार है उन्होंने जो एक व्यवस्था की थी कि जाजम पर बैठकर उनके जो उम्मीदवार है वो तय करेंगे वगैरह जो भी थी, प्रत्याशी का जो चयन करना है तो वो आला कमान नहीं करेगा, वो भारत जो परिवार है आदिवासी परिवार वो जाजम पर बैठकर तय करेगा। ये सारी चीजें उन्होंने करके और फिर नई पार्टी का चयन किया है। तो इस विषय को लेकर हम ज्यादा बहस नहीं करें क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही हमें एक दर्शक जो हमारे हैं उन्होंने बोला है, वो हालांकि अभी तक लाइन पे नहीं आए हैं, अगर लाइन पे आते हैं तो वो भी यहाँ पर खुला मंच है, अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं राजेश मैं बात कर रहा था 84 विधानसभा की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ताराचंद भगोरा की, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनकी प्रतिष्ठा लगी है दाव पर। उधर महेंद्र बरजोट जिनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है। अब इधर सुशील कटारा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और इधर से राजकुमार रोच जो वर्तमान में विधायक भी रह चुके हैं। अब इन चारों में से कौन यहाँ से विधायक का ताज लेकर विधानसभा तक पहुंचेगा, इस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आप भी इसमें बहुत अच्छा ज्ञान ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा आप भी इसका विश्लेषण करके बताएं, आपकी नजर से क्या कहते हैं 84 विधानसभा के बारे में। देखिए जितेंद्र, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक वीडियो कॉल पे डूंगरपुर से हैं जो भाजपा की नेत्री हैं। उनका नाम है अनीता। उन्होंने मैसेज भी किया और वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आपका वागड़ तक और सागवाड़ा लाइव में स्वागत है। थोड़ा मोबाइल आपके सामने रखें और व्यवस्थित रखें, हम तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। जरा स्पष्ट करें अपना चेहरा और स्थिर रखें मोबाइल। हमारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं, आप बताएं किस तरह से क्या है आपका विचार। जी बताएं, स्वागत है आपका। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन लाइन पे है, वो जुड़ चुकी हैं इस वक्त और उन्होंने मंशा रखी थी कि वागड़ तक और सागवाड़ा लाइव पर हम बताएं कुछ। जी नेटवर्क नेटवर्क इशू है, एक सेकंड। अनीता जी, अब की बार क्या लग रहा है डूंगरपुर का मामला, चारों सीटें आएंगी हमारी। किस तरह से आएंगी, क्या रहेगा, थोड़ा स्पष्ट करें। एक मिनट में बता रही आपको। आप स्थिर हो जाए, पहले तो अपना मोबाइल स्थिर करें ताकि हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं आपको, तस्वीरें किस तरह से हैं, क्या है, ताकि स्पष्ट दिखाएं हमारे दर्शकों को कि क्या चाहते हैं और अब की बार 4 सीट किस तरह से आएंगे, क्या विकास कार्य रहे और क्या मुद्दे रहे।
सही नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही है, या तो आप फोन लाइन से जुड़े हैं ताकि आवाज इनकी स्पष्ट आए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इतनी साफ नहीं आ रही है राजेश जी आवाज।
आप इस वक्त स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, क्या मुझे आप देख पा रहे हैं? आप अभी नेटवर्क में नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी जी, क्या बता रहे थे आप? बताएं एक बार। जी बिल्कुल, मैं वहां पर था, 84 विधानसभा की बात कर रहा था। 84 विधानसभा में जो 4 दिग्गज मैंने बताए थे कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें से एक पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और महेंद्र बरजोट, और इसके अलावा सुशील कटारा जो प्रदेश के महामंत्री भाजपा के और पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, और साथ में राजकुमार रोज जो वर्तमान में विधायक भी हैं। चारों की चारों जो दिग्गज नेता हैं, और चारों के चारों अभी विधानसभा में चुनाव लड़े हैं, और कड़े कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि इसका भी एक कारण है। जैसा कि समानता मंच के दिग्विजय सिंह जो हैं, उन्होंने भी एक चुनावी विश्लेषण किया था सागवाड़ा लाइव न्यूज पर, तो उन्होंने पूरी 84 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया, और वहां पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ से इस बार जो भाजपा के मंत्री रह चुके हैं सुशील कटारा, वो पिछले 5 साल में कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने नहीं गए, और ना ही उन्होंने वहां पर जाकर लोगों का दुख दर्द सुना। और अचानक से फिर जब विधानसभा चुनाव आते हैं, तो उन्होंने सीधे यहाँ पर आकर विधानसभा का चुनाव, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में 84 विधानसभा की जो मतदाता हैं, उन्होंने उनको इतना मत शायद नहीं दिया, ऐसा वो बता रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज जिन्होंने चुनाव लड़ा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी स्थिति जो है काफी मजबूत मजबूत मानी जाती है। लेकिन जो इधर से महेंद्र बरजोट जो बागी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजकुमार रोज जो 84 विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनका जो मत प्रतिशत है उसमें से सेंध मारने की उन्होंने जो कोशिश की है वहां पर, ऐसा दिग्विजय सिंह बता रहे थे कि वहां पर कुछ मतदान उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का जरूर तोड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो वहां पर 84 विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार रोध, वो आसानी से निकल जाएंगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो दिग्गज नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और एआईसीसी के सदस्य हैं ताराचंद भगोरा, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उनको लोकसभा में उतारना चाहिए था, और लोकसभा की सीट भी वो अगर यहाँ से विधानसभा सीट हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतदाता का जो
उनके प्रति विश्वास था वो वहां पर उठता हुआ नजर आएगा अगर चुनाव हार जाते हैं। तो ये जरूर देखा जाएगा कि 84 विधानसभा की जो हॉट सीट है डूंगरपुर जिले की, कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 दिग्गजों को प्रतिष्ठा को दाव पर लिए हुए बैठी है। अब मैं बात करूं डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर विधानसभा में यहाँ से भी यही मामला बैठा है। यहाँ पर देवराम रौत जो कांग्रेस से बागी बनकर बैठे हैं, साथ में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी अपना दावेदार उतारा, तो वहां पर जो बागी बनकर बैठे हैं देवराम रौत वो काफी मजबूत स्थिति में। और साथ ही जितेंद्र समय का अभाव है, थोड़ा फुर्ती से हमारे दर्शकों को आंकड़ा जल्दी जल्दी बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बंशीलाल भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर देखी जाए तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वहाँ गणेश गोगरा जो पूर्व विधायक हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, और उनका जो कांकरी डूंगरी प्रकरण जो था, जिस तरह से कांकरी डूंगरी प्रकरण में उनका नाम उछला था, आपको भी ध्यान होगा, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ ऐसी बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, तो वहां पर कुछ मतदाता उनसे नाराज हुए ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी धरातल स्तर पर लागू हुई, और जो गणेश गोगरा हैं वो सरपंच थे और सरपंच से वो सीधे विधायक बने हैं, और विधायक बनने के बाद दूसरी बार उनको कांग्रेस ने आजमाया है। और ऐसे में जो कांकरी डूंगरी प्रकरण है वो हावी रहा उन पर। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर कांग्रेस से बागी निकलकर जो देवराम रौत आए हैं तो उनकी स्थिति काफी प्रबल मानी जाती है। ऐसे में सीधा सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके कांग्रेस के जो बागी हैं उनका माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और यहाँ भूलनी नहीं होगी कि यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के जो कांतिलाल आदिवासी जो हैं बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी देख सकते हैं। ऐसे में अगर माना जाए कि एक आदिवासी परिवार का पूरा वोट बैंक अगर कांति भाई के पक्ष में गया है तो यहाँ पर देवराम रौत और बंशीलाल दोनों की स्थिति यहाँ पर खराब हो सकती है। ये आने वाला वक्त तय करेगा, 3 दिसंबर तय करेगा। इससे पहले हम कुछ भी कहें तो ये अतिशयोक्ति होगी। अब आसपुर की बात कर लूं मैं, सागवाड़ा की तो मैंने आपको बताई दी है, आसपुर की बात कर लूं तो आसपुर में इस बार स्थिति काफी रोमांचक होने वाली है। उमेश डामोर यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के चुनाव लड़े हैं और बहुत ही मजबूती के साथ। एक बार और बताऊं आपको कि आसपुर में बीटीपी ने चुनाव नहीं लड़ा है, भारत आदिवासी पार्टी अकेली अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर गोपीचंद मीणा भारतीय जनता पार्टी से विश्वास देते हुए उनको टिकट दूसरी बार ये विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार उनको फिर से उतारा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता जो हैं बदलाव चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे वो कहीं ना कहीं चेहरे को बदलना चाहते थे, लेकिन चेहरे को बदला नहीं। इस वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी माइनस मार्किंग होती हुई जरूर दिखी है। जो गोपीचंद मीणा को जब चुनावी दौरे करने गए थे उसमें उनको काफी विरोध झेलना पड़ा, ऐसा आपने भी सुना होगा, वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो आसपुर से वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राकेश रौत, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब सलूम्बर को जिला घोषित किया उस समय साबला और आसपुर दोनों को सलूम्बर में मिलाया गया था, लेकिन जब काफी विरोध हुआ और उसके बाद दोनों को सलूम्बर से हटा दिया गया तो यहाँ का जो जनरल वोट बैंक काफी नाराज हुआ था। और ये वजह रही कि इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में इस बार जनरल वोट बैंक नहीं जाएगा और वो वोट बैंक सीधा सीधा कहीं ना कहीं 50-50। जितेंद्र मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। एक चैनल का एग्जिट पोल आया है अभी हाल ही में तत्काल, जिसमें बताया गया है कि ये मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एग्जिट पोल उसका आंकड़ा बता रहा है कि बीजेपी जो 100 से 122 तक आएगी 199 सीट में से, और कांग्रेस जो है 62 में से 85 सीट हासिल करेगी। ये आंकड़ा उनका समीकरण बता रहा है एग्जिट पोल में। और दूसरी जो अन्य पार्टी है तीसरा मोर्चा, जो कहीं पर भी पूरे राजस्थान में कहें छुटपुट लोक स्थानीय पार्टी में, जिसमें 14 से 15 सीटों का अनुमान ये लोग लगा रहे हैं। तो अभी ये इनका एक एग्जिट पोल आ गया है 100 से 122 बीजेपी बता रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है, तो थोड़ा एक बार दोबारा आपको रिपीट करना चाहूंगा एग्जिट पोल क्या कहता है। एक बार हमारे तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताएं आप थोड़ा सा। देखिए हमारी जो अभी एग्जिट पोल आया है, किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उसमें बताया है कि 100 से 122
जो है कि 199 सीट पर ये बीजेपी के जो अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2023 में 100 से 122 सीट बीजेपी हासिल करेगी, ये अनुमान है। और कांग्रेस जो है 62 से 85 सीट हासिल करेगी और अन्य जो पार्टियां हैं 14 से 15 सीट का आने का अनुमान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल है ये, अभी का एक चैनल ने शो करा है, ये बड़ी खबर है यहाँ पर कि यहाँ पर भी देखा जाए तो बीजेपी यहाँ बढ़त में है और कांग्रेस पीछे है। और तीसरी पार्टी जो कहें तो 14 से 15 सीट अन्य दलों का मिल करके होगा यहाँ पर। तो इसलिए कुल मिलाकर बहुमत में सरकार आने की यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है, भाजपा पूर्णतः बहुमत में दिखाई दे रही है। जितेंद्र जी, अपनी बात जल्द करें और फिर हम आगे का एपिसोड और चालू करें। जी जी, जितेंद्र। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अभी बड़ी खबर बताई कि आप बता रहे हैं कि एक एग्जिट पोल जो एक चैनल का आया है, हम यहाँ पर अब उस चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा को बढ़त दिखाई है कि इतनी सीटें यहाँ पर आएगी। मैं यहाँ पर था आसपुर विधानसभा की जो बात कर रहा था, तो मैंने लगभग वो बात अपनी पूरी कर दी है। और आसपुर विधानसभा की जो जहाँ तक मैं अनुमान लगाऊं, और एक बात मैं राजेश आपको और बताना चाहूंगा कि आसपुर मेरी खुद की विधानसभा है, मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। तो पिछली बार जो 2 बार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए थे, इस बार शायद आपकी ये सीट। विधानसभा आपकी विधानसभा स्पष्ट और निष्पक्ष तरह से करें कमेंट्स, लोग सुन रहे हैं बिल्कुल, मैं आपको विशेष रूप से। निष्पक्ष बोल रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से आसपुर विधानसभा से खिसकती हुई नजर आ रही है, स्पष्ट नजर आ रही है, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मुझे इसका थोड़ा सा अनुभव ज्यादा है। 4 विधानसभा जो हमारी डूंगरपुर की है, उसमें आसपुर का मैं सटीक दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार आसपुर की विधानसभा सीट भाजपा के हाथ से खिसकती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों का यहाँ पर विश्लेषण किया था। ये एग्जिट पोल हमारा नहीं है, ये हमारा एक चुनावी विश्लेषण है। यहाँ पर आने वाला 3 दिसंबर ही तय करेगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीतकर सेहरा बांधकर विधानसभा तक पहुंचेगा। ये हमने अपना एक आकलन किया है, जनता का रुख मत और जनता का मन टटोलकर, नब्ज टटोलकर ये हमने आकलन किया है। इसमें जितेंद्र एक और एग्जिट पोल आया है, छत्तीसगढ़ राज्य का आया है, जहां पर मैं आपको एक बड़ी खबर और सुना रहा हूँ। एग्जिट पोल उनका भी है, जहां छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी 36 से 46 सीट हासिल कर रही है। तो कांग्रेस को यहाँ बढ़त दिखाई दे रही है, 40 से 50 सीटें हासिल करने का बताया जा रहा है। और अन्य जो है 1 से 5 तक, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस जो है बढ़त में है। इसका जो है छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के भी ये सीट जो है काफी सुर्खियों में रही है और कांग्रेस 40 से 50 सीट हासिल कर रही है, 36 से 46 बीजेपी। आप जी, आगे जारी रखें अपना बुलेटिन। जी। तो बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि राजस्थान से सरकार रिपीट होगी या डिलीट होगी, तो जो एग्जिट पोल जो हमारे न्यूज़ चैनल पे आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इस बार ये जो सरकार है वो डिलीट होगी। लेकिन यहाँ हम नहीं कह सकते कि ये डिलीट होगी, क्योंकि ये 3 दिसंबर ही तय करेगा। और फाइनली रिजल्ट 3 दिसंबर को जिस दिन आएगा, लगभग यही समय होगा कि एकदम से तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है। तो यहाँ पर हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये जो विश्लेषण बताया, इसमें हमारे साथ में जुड़े थे राजेश सोनी वागड़ तक से, और मैं सागौड़ा लाइव न्यूज से जितेंद्र सिंह चौहान। यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, हमने कोशिश की कि पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ हम अपनी बात, जनता की बात आपके सामने रखें। इसमें अगर जितेंद्र हमारा इसमें एक बात मैं आम जनता से अपील करूंगा कि हमारा इसमें किसी भी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। यह तो एक न्यूज चैनल का, यूट्यूब चैनल का एग्जिट पोल है, जो आंकड़ा है, समीकरण है, जनता का रुझान है, मन टटोला, वो हम शेयर कर रहे हैं। हमारे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज आप तक पहुंचाई है, तमाम दर्शकों को दिखाया कि जनता क्या चाहती है, परिवर्तन संसार का नियम है, ये सही है, सटीक है या नहीं, और जनता का मूड क्या है। राजस्थान की विधानसभा का सरताज कौन होगा, यहाँ अब इस वागड़ अंचल की जो सीट है वो राजस्थान की सरकार तय करती है। पिछले कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है, तो क्या अब की बार ये परंपरा रहेगी या हटेगी, या गहलोत सरकार वापस बैठेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम दर्शकों को हमने ये चीजें बताई। हम सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं कि वागड़ तक और सागवाड़ा लाइव पे बने रहे और अपनी मंशा जताई और जो विचार व्यक्त किए, उनके लिए भी हम आपका आभार जताते। जी जितेंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज चैनल से मैं जितेंद्र सिंह चौहान और वागड़ तक से राजेश सोनी आप तक हम पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने मन की बात रखने के लिए आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको ज़रूर बताया था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, 8209335497। इस पर अपना विचार मत जरूर रखें। 3 दिसंबर राजस्थान सरकार डिलीट होगी या रिपीट होगी, तय करेगा। तब तक के लिए इंतजार करें। 3 दिसंबर को वागड़ तक और सागवाड़ा लाइव इसी तरह हमारे तमाम दर्शकों को पल पल का अपडेट देते रहेंगे। सरकार किसकी बन रही है, क्या है, हम पूरी तरह से इसमें
आपको बताएंगे कि सरकार किसकी बन रही है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा और फैसला होगा राजस्थान की सरकार किसकी होगी। तब तक हम तमाम दर्शक बने रहे, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जी।